अध्याय एक अजीब सपना। कभी राजसी जंगल के अवशेषों को छूती दूर की लिपटों की धीमी आवाज को छोड़कर युद्ध का मैदान खामोश था। रक्त ने पृथ्वी को भिगो दिया, मनुष्यों और जानवरों के टूटे हुए शरीरों के चारों ओर समान रूप से जमा हो गया। जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक मृत पड़े थे मनुष्य, कल्पित बौने, ओर्क्स और यहां तक कि शक्तिशाली ड्रैगन, उनके विशाल रूप अब निर्जीव भूसे युद्ध के मैदान में बिखरे हुए हैं। गिरे हुए लोगों में दुनिया के हर कोने से ऊंचे ऊंचे राक्षस, टेढ़े मेढ़े राक्षस और पंख वाले जीव शामिल थे। उनकी हार उन नश्वर लोगों की हार से कम दुखद नहीं थी जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस उजाड़ परिदृश्य के बीच में एक अकेली आकृति जमीन पर पड़ी थी, जो दोस्त और दुश्मन दोनों की लाशों से घिरी हुई थी। युद्ध के कारण उसका शरीर नष्ट हो गया था। उसके कभी मजबूत अंग अब टूटे हुए अवशेषों में बदल गए थे। उसका दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया था और उसके दोनों पैर अलग हो गए थे। जहां वे एक बार खड़े थे वहां खून से सने स्टंप के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसकी छाती उथली उखड़ी उखड़ी सांसों से भरी हुई थी। प्रत्येक सांस संघर्षपूर्ण थी, प्रत्येक सांस खून की धार के साथ। उसका बायां हाथ कांप रहा था, मानो वो अभी भी किसी ऐसे हथियार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो अब अस्तित्व में नहीं है। उनका चेहरा, हालांकि उनकी शारीरिक चोटों के दर्द से खराब हो गया था, दुख की गहरी अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। एक जबरदस्त दुख जो उनके घावों की पीड़ा से कहीं अधिक था। उसने सब कुछ खो दिया था, उसके दोस्त, उसके साथी, उसका परिवार और वह महिला जिससे वह प्यार करता था। वे सभी उसकी आंखों के सामने एक एक करके गिर पड़े। उनकी मृत्यु की यादें उसे परेशान कर रही थी। स्मृति का प्रत्येक क्षण पिछले से भी अधिक कष्टदायी था। उसके पास जो कुछ भी था उससे उसने संघर्ष किया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। उसने उन्हें विफल कर दिया था और अब जो कुछ बचा था वह हार का कड़वा स्वाद था। उस पर एक छाया मंडरा रही थी। उस आदमी की धुंधली होती दृष्टि उसके ऊपर खड़ी आकृति पर टिक गई। एक विशाल दानव जो 12 फीट से भी अधिक ऊंचा था। राक्षस की त्वचा एकदम काली थी, जो अपने चारों ओर की रोशनी को अवशोषित कर रही थी, और उसके लंबे लहराते काले बाल उसके तराशे हुए अमानवीय चेहरे को ढंक रहे थे। उसके सिर से 2 बड़े सींग निकले हुए थे, जो किसी प्राचीन जानवर के पंजों की तरह पीछे मुड़े हुए थे। उसका चेहरा भावहीन, ठंडा और उदासीन था, लेकिन उसकी लाल आंखों ने उसे धोखा दे दिया। उनके मन में एक उदासी, एक ऐसी थकावट थी जिसे कोई भी इंसान समझ नहीं सकता था। राक्षस ने उदास भाव से उस व्यक्ति की ओर देखा, मानो वो योद्धा के अपरिहार्य अंत पर शोक मना रहा हो। उनकी आवाज गहरी और गूंजती, सम्मान का अप्रत्याशित भार रखती थी। गर्व करो नश्वर, राक्षस ने कहा। उसकी आवाज रसातल जितनी गहरी थी। मैं आपको उन सबसे बहादुर योद्धा के रूप में स्वीकार करता हूं जिनका मैंने कभी सामना किया है, उन सभी दुनियाओं में जिन्हें मैंने नष्ट किया है। काश चीजें अलग होती, आप मेरे साथ खड़े हो सकते थे, एक बराबर के रूप में, लेकिन अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। घायल आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ कांप रहे थे मानो बोल रहे हो, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। राक्षस के शब्दों से उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। उसने सब कुछ दे दिया था और फिर भी वो असफल रहा। जिन्हें वो प्यार करता था उन्हें बचाने में असफल रहा, विनाश रोकने में विफल। उनका दर्द शब्दों से परे था। दानव ने आदमी की चुप्पी देखकर आह भरी अफसोस की आवाज अपने दुख में लगभग मानवीय। वो घुटनों के बल बैठ गया, अपना विशाल रूप जमीन पर गिरा दिया और एक क्षण के लिए उसकी लाल आंखें नर्म हो गईं। एक आंसू शून्य के समान काला उसके गाल से फिसलकर योद्धा की छाती पर गिर गया। काश हम दोस्त होते, दानव फुसफुसाया। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ वो वापसी रहित रास्ता है। भारी मन से राक्षस ने अपनी लंबी लाल तलवार उठाई, जिसका ब्लेड अप्राकृतिक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से चमक रहा था। योद्धा की सांस धीमी हो गई। उसकी छाती उथले अनियमित अंतराल में ऊपर और नीचे गिर रही थी। उसकी आंखें हालांकि मौत से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो युद्ध के मैदान से परे दूर क्षितिज की ओर देख रही हो, जिसे केवल वही देख सकता था। एक ऐसी जगह जहां शायद शांति उसका इंतजार कर रही थी। राक्षस ने एक ही तेजी से तलवार नीचे गिरा दी। ब्लेड ने हल्की गड़गड़ाहट के साथ हवा में चीरा, इससे पहले कि वो आदमी का सिर उसके शरीर से अलग कर दे। साफ और तेज गिरे हुए योद्धा की बेजान आंखें दूर तक घूर रही थी। मृत्यु में भी वो दर्द को प्रतिबिंबित कर रहा था। राक्षस एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका सिर चुपचाप झुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उस आदमी की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा हो जिसे उसने अभी मारा था। लेकिन शब्द नहीं थे, केवल वो अनकहा दुख जो सन्नाटे में बना हुआ था। मुझे आगे एक लंबा रास्ता तय करना है, राक्षस ने खुद से बड़बड़ाया। उसकी आवाज दुख से भारी थी। यहाँ वापसी का कोई मोड़ नहीं। दृश्य धुंधला होने लगा। युद्ध क्षेत्र के किनारे अंधेरे में धुंधले होने लगे। दूर तक लपटें टिमटिमाती रहीं और परछाइयां लंबी होती गईं। राक्षस का रूप अस्पष्ट हो गया और उसके आसपास के शरीर शून्य में गायब हो गए। लुकास चौंक कर उठा। उसकी सांसें छोटी तेज हौंफों में आई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसका माथा पसीने से भीग गया था और उसके हाथों ने चादरों को ऐसे पकड़ रखा था मानो वह अभी भी उस युद्ध के मैदान में जीवन से चिपका हुआ हो। उसने अपने दिमाग से उभरती छवियों को हटाने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं, लेकिन सपना बहुत ज्वलंत, बहुत वास्तविक था। युद्ध का मैदान, शव, राक्षस, ये सब एक दुष्स्वप्न से कहीं अधिक महसूस हुआ। यह एक स्मृति की तरह महसूस हुआ। उसने अपने बिस्तर के पास लगी घड़ी पर नजर डाली।
1 बजे बाहर स्ट्रीट लैंप की हल्की चमक पर्दों से छनकर उसके छोटी सी शयन कक्ष में धीमी रोशनी डाल रही थी। लुकास ने अपने चेहरे पर हाथ पोंछा। उसकी त्वचा ठंडी और चिपचिपी थी। उसका दिल अभी भी उसकी छाती में धड़क रहा था। सपने के अवशेष काले कोहरे की तरह उससे चिपके हुए थे। वो राक्षस, लुकास ने खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज शांत कमरे में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ? उसने इस विचार को एक तरफ धकेल दिया और अपना सिर हिलाया, मानो उस पर हावी हो चुके अपनेपन की अजीब भावना को दूर कर रहा हो। ये सिर्फ एक सपना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर एक खटकने वाली भावना बनी रही। एक भावना की राक्षस की आंखों में उदासी कुछ वास्तविक थी, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले महसूस किया था। लुकास अपने गीले बालों में हाथ फिराते हुए बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें कमरे में घूम रही थी, परिचित परिवेश को देख रही थी। कोने में छोटी किताबों की शेल्फ, उपन्यासों और पाठ्यपुस्तकों से भरी हुई घिसा पिटा डेस्क जिसके ऊपर उसका लैपटॉप रखा हुआ था, और कोने में वह पुरानी कुर्सी जहां उसने कल्पना की दुनिया में भागते हुए अनगिनत रातें पढ़ते हुए बिताई थी। उसने आह भरी। उसके विचार आने वाले दिन पर केंद्रित हो गए। कल काम का एक और लंबा दिन होगा, अपनी जिम्मेदारियों के भार को संतुलित करने का एक और दिन। उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था और उसकी बहन अभी भी स्कूल में थी, इसलिए चीजों को संभाल कर रखना उस पर निर्भर था। उन्होंने अपने परिवार की खातिर अपने भविष्य का बलिदान देते हुए उनकी देखभाल के लिए कॉलेज छोड़ दिया था। उसने अपने बिस्तर के पास की मेज पर रखी तस्वीर पर नजर डाली, जिसमें उसकी माँ और छोटी बहन की तस्वीर थी। उसकी माँ, जो कभी जीवन से भरपूर थी, अब बिस्तर पर है और कमजोर है। उसका शरीर कैंसर से तबाह हो गया है। और उसकी बहन अलारा अभी भी बहुत छोटी है। उसका पूरा जीवन उसके सामने है। वे उसकी दुनिया थे। यही कारण था कि वो आगे बढ़ता रहा, तब भी जब हर चीज का बोझ उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। लुकास वापस लेट गया, छत की ओर घूर रहा था। उसका मन अभी भी बेचैन था। सपना, हालांकि धुंधला हो रहा था, उसके विचारों के किनारों पर बना हुआ था। वो इस भावना को हिला नहीं सका कि इसका कुछ मतलब है, कि यह सिर्फ एक यादृच्छिक दुस्वप्न से अधिक था। लेकिन फिलहाल वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कल एक और दिन था और उसे जो भी आराम मिल सकता था वह चाहिए था। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसके विचार उस जीवन की ओर लौट आए जिसे उसने अपने चारों ओर बनाया था। वो नाजुक संतुलन जिसे बनाए रखने के लिए वो हर दिन संघर्ष करता था। और यद्यपि सपना अभी